हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो है बीपीएससी 2.0 का जो मई में एग्जाम होने वाला है उसके लिए जनरल स्टडीज़ का सॉल्व पेपर जो चैप्टर वाइज है, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन आया है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जितना भी परीक्षा लिया गया है सबका प्रश्न इसमें इंक्लूड है। तो ये आप लोग बीपीएससी शिक्षक का 4.0 का दीजिए या 5.0 का, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये 2025 का अपडेटेड बुक है, तो इसको आप लोग देख के जरूर जाइएगा रिवीजन करके। यहाँ से बहुत प्रश्न आने की संभावना अत्यधिक रहती है, प्रीवियस से पूछता है। देखिए इसमें कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 सबके लिए ये महत्वपूर्ण है और सब इंक्लूड किया गया है। जितना भी परीक्षा इसमें हुआ है सारा क्वेश्चन। तो समान अध्ययन क्या है अब ये देख लीजिए। इसमें इम्पॉर्टेंट इंडेक्स देख लीजिए क्या क्या है सब्जेक्ट। तो इतिहास में पहले हम कराएंगे, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट कराएंगे। एक वीडियो में पूरा मास्टर वीडियो रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। थोड़ा सा होता है ना कि लॉन्ग वीडियो रहता है, तो आप लोग को अगर नहीं देख पाएंगे कंटिन्यू तो रुक रुक के आधा आधा घंटा के लिए देखिएगा, तो आप लोग का कंप्लीट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और ये देखिए इसके बाद लाएंगे जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल, और लाएंगे उसके बाद और वर्ल्ड जियोग्राफी विश्व का भूगोल, ठीक। ऐसे ही चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज करा दिया जाएगा। तो चलिए चैनल पहले और विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, लाइक भी कर दीजिएगा। और कौन से बुक का वीडियो लाना है ज़रूर बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं। इसके पहले हम बुलेट पॉइंट में कराए हैं, यानी फैक्ट बस है वन लाइनर में, उसको भी देख लीजिए। हिस्ट्री का ही कराए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसको भी देख लीजिए आप लोग। फटाफट अगर रिवीजन करना हो तो उसको भी देख सकते हैं आप लोग, प्लेलिस्ट में लगा दिया जाएगा। देखिए इतिहास का ये प्राचीन भारत के इतिहास से कैसा प्रश्न आया है, तो सैंधव सभ्यता एक चैप्टर है, इससे कैसा प्रश्न आया है। तो पहला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो किस जानवर के बारे में नहीं पता था, तो ये इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका डिटेल देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। जहाँ तक घोड़े का प्रश्न है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगन आदि स्थलों से घोड़े की मृण मूर्तियों, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष मिले जाने के कारण अब यह निश्चित हो गया है कि इस पशु से भी सैंधव लोग परिचित थे, ठीक है। तो ये बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर क्या माना था, बी माना था, घोड़ा माना था इसका आंसर। लेकिन अब आएगा तो आप लोग क्या लगाएगा, उपरिक्त में से अगर कहेगा कि कोई नहीं तो ये लगा सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता, नया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर यानी। तो इसमें कैसा प्रश्न है, देखिए प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो ये हो जाएगा राजगृह, राजगृह था। और इसमें डिटेल देखना है तो देखिए प्रारंभिक वैदिक कालीन के दौरान राजगृह यानी गिरिव्रज भी इसको कहते हैं, गिरिव्रज या राजगृह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। और मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया, शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था, ठीक है। ये देख सकते हैं कि इसका कार्यकाल कितने कितने था। अब इसमें देखिए बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से देखिए कैसा प्रश्न है कि बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, कहाँ पे स्थित है, अजंता में। देखिए बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता की गुफा में स्थित है, और संस्कृत में पद्मपाणि का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने वाला होता है। बादामी गुफाएं कहाँ है, बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, बादामी गुफाएं पूछा जाता है कहाँ पर है। एलोरा की गुफाएं भी पूछा गया कई बार कि कहाँ पर है, तो एलोरा जो है दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, और जिसमें 600 से 1000 ईस्वी की कलाकृतियां हैं। नेक्स्ट भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, स्तूप, चैत्य और विहार। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई है। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। अब देखिए 16 महाजनपद चैप्टर से कैसा प्रश्न है कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। जिसको मैप अगर पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ता होगा, तो उसको आराम से वो कर लेगा, ठीक है। तो देखिए ये मध्य गंगा का मैदान है, बी आंसर इसका हो जाएगा। ये कब पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया, वो है क्वेश्चन है 2023 में जो एग्जाम हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। देखिए कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, तो इसका आंसर होगा तक्षशिला, सी आंसर हो जाएगा। एक का पूछा गया बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में जो शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया पेपर 2 में। कौटिल्य जी ने चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा।
और इसके बारे में मतलब जो है डिटेल जो है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? कौटिल्य थे। दार्शनिक और राजनीतिज्ञ सलाहकार भी ये थे, और ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक भी थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। तो देखिए इस प्रश्न के बारे में पूरा डिटेल में आप लोग तो जानते ही होंगे कौटिल्य कौन है, चाणक्य के नाम से भी प्रसिद्ध थे ये। तो चलिए देखते हैं, दोबारा पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल चैप्टर है, इससे कैसा प्रश्न है? तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं पहला क्या है। पहला इसमें कि फाहियान एक चीनी जो है तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ठीक है, तो इसमें ये तो गलत है, फाहियान, और ये पूछा है कि हर्षवर्धन के, ये गलत है, क्योंकि फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, और दूसरा क्या है, वेनशोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा है जो सही वो बताइए, तो उसमें से कोई सही नहीं है, इसलिए कोई सही नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। इसमें डिटेल है, फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया, और वेनशोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज तथा नालंदा में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन भी किया, अतः कोई भी कथन इसमें सही नहीं है प्रश्न में। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजी थी? तो देख लीजिए इसका डिटेल क्या है। इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त, बी आंसर हो जाएगा। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन यानी मेघवर्ड भी कहते हैं इनको, इन्होंने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। विविध में देखिए क्या प्रश्न आया है। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है, तो यहाँ पे आंसर इसका होगा बी, दिल्ली में। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में 1 से 5वीं क्लास के जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया, री एग्जाम जो हुआ था। तो प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ दिल्ली के हरौली में स्थित है, और इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। गुप्त काल में लौह निर्मित इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है, और उसकी उत्कृष्ट निर्माण कार्य को प्रदर्शित करता है। देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ प्रश्न था, वहाँ से पढ़ते हैं आप लोग तो आ जाता। नेक्स्ट है, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है, तो आंसर होगा इसका सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, जम्मू कश्मीर। तो खीर भवानी मेला कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। करेंट का प्रश्न था, तो हिस्ट्री से रिलेट करता है, तो इसीलिए पूछ दिया गया था। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 से लेकर 5वीं जो कक्षा का था एग्जाम उसमें हुआ था। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी कामंदक के द्वारा। किसके द्वारा? कामंदक के द्वारा लिखी गई थी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार के लेखक कामंदक थे, और यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित थी। किस पर आधारित है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर, याद रखिएगा। और इसमें प्राचीन भारत के राजनीतिक, कूटनीतिक और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। देखिए अब इसमें क्या, चरक किससे संबंधित हैं? ब्रह्मगुप्त, वरामिहिर, विशाखदत्त। तो इनके बारे में देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए डिटेल में। देखिए चरक हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, ब्रह्मगुप्त हैं गणित के क्षेत्र में, और वरामिहिर जो हैं ज्योतिष थे, और विशाखदत्त कौन थे? नाटककार थे। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो आंसर होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक है। ये भी मैप से अगर आप लोग पढ़े होंगे, जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो उसमें मैप दिया रहता है, तो उससे अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो ये प्रश्न बन जाएगा। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 से पूछा गया है, पेपर 2 में शिफ्ट सेकेंड में। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक है, और दक्षिणापथ का तात्पर्य दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग है। मध्यकालीन इतिहास अब देखते हैं। नेक्स्ट पे आ गए, दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, और ये मध्यकालीन इतिहास में अब हम लोग एंटर कर चुके हैं। देखिए इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? तो किसने की? बलबन ने की थी। ठीक है, नवरोज की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। देखिए बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था, और उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पैबोस को शुरू किया था। एक कई बार पूछा गया है कि किसने शुरू किया था सिजदा और पैबोस? तो बलबन ने।
तुगलक वंश के चैप्टर से देखिए कैसा प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो ये किस देश के थे? मोरक्को देश के थे। बी आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकेंड में पूछा गया, शिफ्ट फर्स्ट में। सल्तनतकालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को जो है, इसके मोरक्को के निवासी थे ये, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि किस काल में आए थे, किसके शासनकाल में, ये पूछा ही गया है कई बार। नेक्स्ट देखते हैं। अब विविध से आते हैं। सल्तनतकालीन जो है उसके चैप्टर जो है सल्तनतकालीन का, उसमें विविध जो आता है उससे प्रश्न कैसा है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो कर्नाट राजवंश, कर्नाट वंश जो है ये क्या है? मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो कर्नाट राजवंश से शुरू हुआ। 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन से प्रश्न देखिए कैसा है। नेक्स्ट चैप्टर है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो आंसर क्या होगा? उत्तर भारत में। तो नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। और नाथपंथी, सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं को की उसका आलोचना की थी इन्होंने। और उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है, ये इन्होंने बताया था। मुगल साम्राज्य, प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला से कैसा प्रश्न आया है, ये देखते हैं। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी ईश्वर नागर। इनको का ये पूरा नाम ईश्वर दास नागर या ईश्वर नागर भी कह सकते हैं, इनके द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सूरत, ठीक है। तो सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है और यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था और इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता था। देखिए पूछा भी जाता है कि पश्चिमी एशिया का प्रवेश द्वार किसे जाना जाता था? तो इसी को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में बाबर के आगमन के कारण कौन कौन से हैं? उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? जो सही है वो बताना है, ध्यान दीजिएगा। पहला, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, गलत। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, ये भी गलत है। प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना की गई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, दोनों सही है, यानी तीसरा चौथा ये दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। देखिए डिटेल देखिए, जरूरी है। बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई एवं युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ, ठीक, ये याद रखिएगा। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी के मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 बार जो आरंभिक आक्रमण किए थे। कितने? 4 बार आरंभिक आक्रमण। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कितनी बार किया था, ये सब इतना इजी प्रश्न नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, मराठा राज्य और संघ चैप्टर है, इससे कैसा प्रश्न है? इससे जरूर प्रश्न एक आता है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी कहाँ का? तो मराठा प्रशासन में। ये 69th बीपीएससी प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसको देख लीजिए, ये डिटेल बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी और इसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था, ठीक है। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था और वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता है एवं अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। और ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को आनुवंशिक नहीं होने दिया, ठीक है। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद निम्नलिखित में से कौन कौन थे? देखिए इसमें से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन दे देगा कि उस समय क्या थे। तो पेशवा अथवा मुख्य प्रधान क्या थे? राजा के प्रधानमंत्री थे ये। अमात्य यानी पंत अथवा मजूमदार यानी वित्त एवं राजस्व मंत्री थे ये। वाकिया नवीस या ये मंत्री थे जो वर्तमान गृह मंत्री जो हैं वो थे उस समय। सुमंत यानी दबीर कौन थे? तो वर्तमान विदेश मंत्री जो होते हैं वो थे सुमंत उस समय। सचिव यानी सुरुनवीस या चिटनीस, उस समय राजकीय पत्र व्यवहार इनके अंदर में आता था। सेनापति यानी सरे नौबत थे उस समय। उसके बाद देखिए न्यायाधीश, न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश थे उस समय।
न्यायाधीश के नाम से जाने जाते थे। पंडित राव यानी सद्र, उस समय धार्मिक कार्यों के लिए ये जाने जाते थे। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है, हिस्ट्री का। देखिए आप लोग एनसीईआरटी में बहुत जन पढ़ लीजिए, उसमें कुछ कुछ आप लोग बोलेंगे तो टॉपिक बता देंगे और चैप्टर बता देंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मेडाइवल में जो है उसमें क्या है, दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिए, मुगल काल का कुछ कुछ चैप्टर है उसमें पढ़ लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग आधुनिक भारत का इतिहास दीजिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है तो इसको पहले दीजिए। हम बुलेट पॉइंट में भी कराए हुए हैं, आधुनिक भारत का, एंशिएंट का, मेडाइवल का, तीनों कराएं, लेकिन सबसे पहले आधुनिक भारत का उसमें देखिएगा। ठीक है, तो देखिए मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय, इससे कैसा प्रश्न आया है। तो पहला प्रश्न, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि पर, ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1965 की, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन, देखिए इसका कैसा प्रश्न आया है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, तो 1632 में पूछा हुआ प्रश्न कितनी बार पूछता है, बीपीएससी के एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है। इसको डिटेल बता देते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब जो है पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे और पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। अब ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये देखिए। तो इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने, कौन बने इनमें से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक जो अनऑफिशियल था दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। और 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया, और इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे और इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि, क्या निर्धारित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ये निर्धारित किया था, ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1859 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया, और इसके तहत चाय बागानों के श्रमिकों को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई, जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने एवं शादी करने के संदर्भ में से कोई भी प्रावधान इस अधिनियम में नहीं था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, अभी बताएं, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसका डिटेल देख लीजिए। दादा भाई नौरोजी ने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, और 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। कब की, 1887 में। कहाँ पर, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की, और ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। ठीक है, इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिल्सबरी से 1892 में चुनाव भी जीता। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। इनकी पुस्तक कई बार पूछी जाती है कि इनकी पुस्तक कौन थी और इसमें किसकी बात कही गई है, तो धन निष्कासन की बात कही गई है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कार्य था, निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कार्य था, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब डिटेल देखना जरूरी है इसका। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही रेलवे का विकास, चाय बागान का विकास भी इसके अन्य कारण थे, और इसी कारण वनों की कटाई की गई थी। नेक्स्ट देखिए, 1887 का विद्रोह, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। तो पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित कर दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका नाइब। ठीक है,
BPSC TRE 3.0 में 6 to 8 का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? किस तिथि को हुई थी ये पूछा गया। सी आंसर इसका हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को हुई थी। BPSC TRE 2.0 में पूछा गया है पेपर 4 में, ठीक है। तो देखिए 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। बाल सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किए गए उस समय। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? तो इसका आंसर देखिए ए हो जाएगा अफगान। BPSC TRE 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है शिफ्ट सेकंड में, पेपर 3 में। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, डिटेल ही देखिए, ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था और उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। देखिए इनका पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, ये जरूर इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो इसका देखिए आंसर होगा उपर्युक्त सभी। देखिए पहला क्या है, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता और विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ठीक है, तीनों हो जाएगा। इसमें डिटेल देखिए, 1857 के विद्रोह की विफलता के मुख्य कारण क्या क्या थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता था, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव भी था, साधनों का भी अभाव था, क्रांति का देशव्यापी प्रसार नहीं हो पाया था इसलिए भी था, और आपसी फूट भी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मदर थी? तो यूरोज ने कहा था ये देखिए प्रश्न बदल बदल के, जैसे प्रश्न का जैसे क्वेश्चन है आंसर वही रहेगा लेकिन प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाएगा कि इनको किसने कहा था कि एकमात्र मर्द यही थी झांसी में, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो यूरोज ने ही कहा था, ठीक है। BPSC स्कूल टीचर 2023 में पेपर 2 में शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। अन्य जन आंदोलन देखिए 1757 से 1857 तक जितना भी हुआ है उसको देखिए। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी में क्या दिया है, 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने किया था, 1850 में। BPSC TRE 3.0 1 to 5 से पूछा गया था इसी में। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-1856 के मध्य हुआ था? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 2.0 में पूछा गया है तो इसका डिटेल हम दिखा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1855-56 में बिहार के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया और इसे संथाल विद्रोह या संथाल हुल कहा जाता है। और इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कानू, भैरव और चांद नामक 4 भाइयों ने किया था। इसमें सिद्धू और कानू प्रमुख नेतृत्व करता थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक चला था ये नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का, ये आंसर। यह जो है किस भाषा में? बांग्ला भाषा का उपन्यास है, ठीक है। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह का किया गया है। BPSC स्कूल टीचर 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी पूछा गया था BPSC 2.0 में टीचर में, ठीक है। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का प्रकाशित किया गया था कब? तो 1882 में बता चुके हैं ऊपर। BPSC TRE 3.0 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले है? सबसे पहले घटना जो है संथाल विद्रोह की है। नेक्स्ट, ताना भगत आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है ये? तो आदिवासी आंदोलन से संबंधित ताना भगत आंदोलन।
देखिए, ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है और यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 तक चला और यह बिहार वर्तमान झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था और इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो आंसर होगा बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन या विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाने जाने के कारण हुआ था और यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था और इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। भारत में शिक्षा का विकास देखिए, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा डेविड हेयर ने की थी। कहाँ पे है? आंसर बी। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राम मोहन रॉय एवं डेविड हेयर ने की थी और हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो देखिए इसका आंसर भी हो जाएगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया और वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? देखिए, सी दोनों ही सही है, एक और तो दोनों सही है। यानी इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजों की सिफारिश की और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। दोनों सत्य होने का आंसर सी हो जाएगा। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास में पुस्तक एक कैसा प्रश्न है? देखिए, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो कौन थे? अरविंद घोष थे। बीपीएससी टीआरई 3.0 में 1 to 5 से पूछा गया प्रश्न जी के 1 to 5 में जो आया था परीक्षा में। वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन श्री अरविंद घोष ने किया था। 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल ने की थी। इसे द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण इसमें है, इस ब्रैकेट में बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है, कई फैक्ट इसमें है। तो देखिए, वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन श्री अरविंद घोष ने किया था, ठीक है, संपादन किया था इन्होंने। 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। कब? 6 अगस्त 1906 को प्रारंभ हुआ था और यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। कैसा था? साप्ताहिक था और किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। कब की थी? 1905 में की गई थी और विपिन चंद्र पाल ने इसकी स्थापना की थी समाचार पत्र की, ठीक है। और इसे द न्यूज़पेपर एक्ट के तहत 1908 में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए में दिया अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था और इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी और यह एक बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसा था? बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका। 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है पेपर फर्स्ट में। देखिए, पुस्तक का नाम देखिए और लेखक देखिए, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य लिखा गया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखा गया है। प्रिजन डायरी 1975 में ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो किसको किया गया था? बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो देख लेते हैं सीधे डिटेल। अल हिला जो है अबुल कलाम जी के द्वारा संपादन किया गया था। कॉमरेड जो है ये मोहम्मद अली जौहर जो है मोहम्मद अली जौहर कॉमरेड पत्रिका इनके द्वारा संपादक किया गया था। जमींदार जो है पत्रिका ये मौलाना जफर अली खान के द्वारा संपादक किया गया था। बंगाल गजट जो है गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा संपादक किया गया था। ये संपादक थे यानी जिनका संपादन इन्होंने किया था। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इस देख लीजिए, इसका आंसर होगा बी यानी 1931 में। तो राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र
द इंडियन नेशन का प्रकाशन वर्ष 1931 में प्रारंभ हुआ था और इसका प्रकाशन पटना से किया गया था। कहाँ से? पटना से किया जाता था। कब? 1931 में। देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में पेपर 3 में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र, सी आंसर होगा। देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न, नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण वर्ष 1860 में प्रकाशित हुई और इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, इंडियन डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था किसके द्वारा? इंडियन डिवाइडेड, तो ये आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, एक और इसमें प्रश्न बन जाएगा, इंडियन डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था संपादन यंग इंडिया पत्रिका का। बीपीएससी 2.0 में पूछा गया है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अब देख लीजिए, वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित हैं। राहुल सांकृत्यायन इससे संपादक थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? ये आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने लिखा था। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। बी.आर. अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें देखिए, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तीनों ही सत्य है, तो आंसर इसलिए डी हो जाएगा इसका। 69th बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। कब? 1878 में। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया और इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्र को नियंत्रित करना था। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे? तो कालीकिंकर दत्त थे। कौन? कालीकिंकर दत्त थे। बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा गया, शिफ्ट सेकंड में पेपर 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र के संबंधित थी या थे? तो एनी बेसेंट थी, बी आंसर हो जाएगा। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में शिफ्ट सेकंड में पेपर 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। ध्यातव्य कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। इतना ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा धर्मपाल ने लिखी है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पेपर सेकंड में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक को धर्मपाल ने लिखा और धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे। ठीक है। धर्मपाल का जन्म वर्ष 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कांधला में हुआ था। अब ये जन्म नहीं पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया था, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी और उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकें कौन है? तो बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह,
एट चंपारण। ये सब इनके द्वारा लिखी गई है। देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पुस्तक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछा गया कि है पूछा गया है। क्वेश्चन में आप सर्कल जरूर बना लिया करिए, इससे का क्वेश्चन गलत हो जाता है नहीं तो। देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही सुमेलित नहीं है। इसका डिटेल देखते हैं। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक हैं दुर्गा दास बसु, और इंडियन स्पेक्टेटर का संपादक B.M. मालाबारी ने 20 वर्षों तक किया था। और यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? गांधी जी ने किया था। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है यंग इंडिया के बारे में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही पूछा गया है, जो सही वो बताना है। सी सही है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, और इसमें सन 1920 से 1942 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की, और व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के बारे में देखते हैं। तो ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, तो इसका आंसर सी, शहरी शिक्षित वर्ग में सीमित था। बीपीएससी TRE 3.0 में 1 से 5वीं कक्षा का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण संगठन था, और इसका प्रभाव मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किस के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद द्वारा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा को लोकप्रिय बनाया गया, और यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता के नाम से भी संबोधित किया है। नेक्स्ट कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सबको मालूम हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। बीपीएससी TRE 2.0 में पेपर सेकेंड में पूछा हुआ प्रश्न है, आता है कई बार एग्जाम में। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में जो आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना और सामाजिक उत्थान था। सन 1875 था, इसमें लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? बीपीएससी TRE 2.0 में पूछा हुआ है, तो आंसर होगा ई। देखिए इसका डिटेल देखते हैं। 1925 ईस्वी में रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई, और इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने और समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाना था। और सन 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, दोबारा रिपीट कर सकता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, इंडियन फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इसका देखिए बीपीएससी TRE 2.0 में पूछा हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, और दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाले आर्य समाज जो है प्रथम संगठन था ये। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही वो बताना है, डिटेल देख लीजिए। राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है, और वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज जो कि 1817 में कलकत्ता में एवं वेदांत कॉलेज 1825 में कलकत्ता में स्थापना हुई थी इसकी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 ईस्वी की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था, ठीक है, आर्य समाज। और इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है, आर्य समाज का मानना था ये। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी, कलकत्ता के बारानगर में, ठीक है। और इन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था, और इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व आध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर भी बल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिख धर्म को परिष्कृत करना। देखिए, कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना है। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं था। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू किया था।
नेक्स्ट, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो इस कौन कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते हैं? तो आंसर होगा सी, G.H. देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है और गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद संभाला था। नेक्स्ट है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? तो आंसर होगा 1927 में की गई थी। देखिए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी और यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है और इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर आ गया किसान विद्रोह एवं आंदोलन। देखिए, इससे कैसा प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? महात्मा गांधी ने किया था। आंसर ए हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। सन 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया तथा मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल की और यहीं पर गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में पहली बार भूख हड़ताल की थी। कब की थी पहली बार भूख हड़ताल? 1918 में अहमदाबाद के आंदोलन में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? देखिए, अभी बताए हैं अहमदाबाद हड़ताल में, क्योंकि कई बार प्रश्न कई प्रकार से पूछा गया है। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा हुआ है, 11-12 का जो एग्जाम हुआ था। आंसर उसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ए आंसर होगा। देखिए, मुरली भरवा ग्राम के निवासी राजकुमार शुक्ल ने अनुरोध पर नील किसानों की स्थिति पर विचार करने एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गांधी जी चंपारण यानी मोतिहारी जिला में आए और किसानों के पक्ष में सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिसे चंपारण आंदोलन कहा जाता है। चंपारण जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर में गांधी जी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहली बार मुलाकात हुई। ये भी प्रश्न बना है कई बार कई एग्जामों में, जहां पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से सहयोग से आगे की रणनीति तय की और इस आंदोलन में गांधी जी के साथ ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी, नरहरि पारिख तथा मजहरुल हक इत्यादि भी थे। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो कौन थे उसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पेपर सेकंड में शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ है। देखिए, तो इसका देखिए डिटेल ही देख लीजिए, यही लोग थे, एक बार बता चुके हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। इतनी बार आया है, आप लोग में भी आ सकता है दोबारा आए, देख लीजिए। यहाँ पे पूछा है बीपीएससी टीआरई 2.0 में, बीपीएससी टीआरई 2.0 जो 2023 में हुआ था उसमें भी। नेक्स्ट देखिए, बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन थे? सबको मालूम है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बीपीएससी टीआरई 3.0 में 11-12 में पूछा गया है, बहुत ईजी प्रश्न है ये सब। अगर रिवीजन आप लोग का रहे अच्छा से ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो आप लोग कई क्वेश्चन इससे बना लेंगे। बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के किसानों ने सरकार द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किया गया अहिंसक आंदोलन था और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बारदौली की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये पूछा गया कि कहाँ पर इनको सरदार की उपाधि दिया गया था, तो बारदौली की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वो सफल भी रहा था? तो बारदौली सत्याग्रह जो कि गुजरात में हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर होगा सहजानंद सरस्वती ने की थी। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे और इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई। ये पूछा गया डेट बीपीएससी की परीक्षाओं में। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया के ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी, यही कदम उठाया था इसने। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी और चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एफजी स्लाई थे। कौन थे? एफजी स्लाई। इसके सदस्य कौन थे? डीजे रीड, महात्मा गांधी, एलसी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जी रैनी थे, जबकि MEL टेनर सचिव थे। ठीक है, सचिव कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जाता है अधिकतर में।
नेक्स्ट है 1918 की किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट, या तो ये पूछ सकता है या तो चंपारण कृषि कानून पूछा जा सकता है। ठीक है, दोनों का नाम एक ही है। यूरोपीय नील बागान में स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। देखिए 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून या चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ, तो आंसर इसका होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका व्याख्या देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अभी बताए हैं, ये पूछा गया बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था, तो ये होता बिहार एवं बंगाल में। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार एवं बंगाल क्षेत्र में घटित हुआ। और नील विद्रोह 1859 से 62 तक और पाबना आंदोलन जो है 1870 से 80 के ईस्वी के प्रमुख थे। ठीक है, इसी के मध्य हुआ था। पाबना आंदोलन कब हुआ था ये पूछा जाता है, नील आंदोलन कब हुआ था। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आंदोलन का नाम दिया है और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है ये दिया है। इसको देख लीजिए, सीधे डिटेल बता देते हैं हम ताकि आप लोग को आसानी रहे। नील के पौधे लगाने वाला का आंदोलन कहाँ था, चंपारण में था। खेतीहर सत्याग्रह खेड़ा में हुआ था। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ था। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन कहाँ हुआ था, चौरी चौरा में हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा। इसका आंसर सी में क्या है, इरविन। गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधन इरविन ने कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। और इरविन ने इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा था। और इसमें रसोइया बतख मियाँ ने गांधी जी का जीवन बचाया था। देखिए एक बार बीपीएससी परीक्षा में पूछा था 68 की 67th बीपीएससी में कि किसने गांधी जी का जहर से खाने से जान बचाई थी, तो बतख मियाँ ने बचाई थी। ठीक है, आप लोग में आ सकता है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं के बारे में देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है। तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पे, कलकत्ता में। कब, 1876 में। इस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, जो उस समय नरम दल के नेता समझे जाते थे। किसके, नरम दल के थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था, भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों तथा वर्गों का एकीकरण करना। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है पेपर 3 में। तो देखिए मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1884 में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया। और इसका मुख्यालय जो है तमिलनाडु में स्थित था। और इस सभा का उद्देश्य क्या था, स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना। हिंदू मेला किसने संगठित किया था, तो ये किया था राजनारायण बोस ने। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी जिसकी स्थापना वर्ष 1867 में गणेंद्रनाथ ठाकुर ने द्विजेंद्रनाथ ठाकुर और राजनारायण बोस और नवगोपाल मित्र के साथ मिलकर की थी। हम नेक्स्ट देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी, आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स के। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 में पूछा गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहन प्रदान करना था। नेक्स्ट है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी में दिया विलियम जोन्स ने किया था। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पेपर 3 में पूछा हुआ प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अभी ये नेक्स्ट चैप्टर देखिए, तो इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, तो डफरी ने की थी। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में 1 to 5 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, सबको मालूम है, इजी। देखिए कब पूछा गया, बीपीएससी टीआरई 2.0 पूछा हुआ प्रश्न है, बम्बई में हुआ था, बी आंसर हो जाएगा। 1885 में ए ओ ह्यूम
ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिसंबर में 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ था तथा 1886 में और 1887 में दूसरा तथा तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता में मद्रास में हुआ था। यानी 1886 में कहाँ हुआ था अधिवेशन दूसरा कलकत्ता में और 1887 में तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने 1886 में किया था दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। देखिए कई बार आया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। और एक बार ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कहाँ पर किया था वो आंदोलन, उसको भी याद रखिएगा। आता है प्रश्न 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका देखिए BPSC TRE 3.0 में 1 to 5 से पूछा गया है। इसका डिटेल आप लोग देख सकते हैं। वही बात है, घुमा के प्रश्न पूछ लिया गया है, आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कई बार बता चुके हैं, WC बनर्जी यही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये एनी बेसेंट थी, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? कलकत्ता में आयोजित हुआ था, वहीं पर बनाया गया था। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, RN मुधोलकर थे। BPSC TRE 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। BPSC TRE 2.0 में पूछा हुआ है। देखिए लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर 1922 में हुआ था। BPSC TRE 2.0 में पूछा हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। इसी अधिवेशन में CR दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी के गठन किया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अब इस सबको मालूम है कौन थे, तो डिटेल बता चुके हैं हम। ठीक है, ये कब पूछा गया है? BPSC TRE 2.0 में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए बताए हैं, गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो अब इसमें देखिए नहीं दिया है। ठीक है, इसमें 1916 नहीं दिया है, ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर डिटेल सीधे देख लेते हैं। इसका आंसर ई हो जाएगा। BPSC TRE 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है ये, डिटेल देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना और इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात की और नील उत्पादकों की शिकायतें रखी। लखनऊ अधिवेशन में एक कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए एवं 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह भी किया। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ई हो गया है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। इसको देख लेते हैं, डिटेल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव भी पारित किया गया और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, हमेशा ये जिंदा रहेगा, ये कहे थे इन्होंने। और कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था और सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल में विभाजित हो गया, 1907 में हुआ था। ये पूछा जाता है कि कब विभाजित हुआ था, तो 1907 में विभाजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। और गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने की थी? CR दास ने की थी। यहाँ से देखिए 4-5 प्रश्न बना हुआ है, ये डिटेल बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़िएगा जरूर, 2-3 बार रिवीजन करिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी और उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो ये थे लाला लाजपत राय के। ठीक है, देखिए सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार लाला लाजपत राय के था और उन्होंने वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का उपयोग किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ और 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। यहाँ से भी 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न भी बनता है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारामैया को हराकर बने थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में अधिवेशन में 1939 ईस्वी में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, त्रिपुरी में। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया की पराजय हुई। संभवतः महात्मा गांधी की यह सबसे बड़ी हार थी, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी जी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का पद सौंपा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ाना था और बरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। ठीक है, देखिए, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो हुआ पटना में हुआ। यह सम्मेलन मई 1934 ईस्वी में हुआ था और इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। बंगाल विभाजन एक स्वदेशी आंदोलन है, इसके बारे में देखते हैं। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। कब पूछा गया? बीपीएससी टीआरई 3.0 125 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस लिया गया। वर्ष 1911 में दिल्ली सरकार का आयोजन किया गया, जिसमें कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने तथा बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट देखिए, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी में दिया है शोक। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है, इसका डिटेल जानिए। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई थी। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था और इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को पूछा जाता है कि कब हुई थी घोषणा। ठीक है, तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, यह विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। देखिए, 2 प्रश्न इससे बनता है कि कब ये घोषणा हुआ था और इसका कब ये प्रभावी हुआ था। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं और दोनों अलग अलग आंसर भी होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष का माध्यम बनाया। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ? देखिए, आ गया प्रश्न, तो इसका आंसर होगा सी, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है। ठीक है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बंगाल विभाजन में। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। तो एक करंट का भी प्रश्न हो जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसमें करंट में भी था, चर्चा में था करंट में, इसलिए पूछ लिया गया होगा। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन नेक्स्ट चैप्टर है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था? मतलब नेक्स्ट टॉपिक है ये, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 11 12 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। सरोजनी नायडू 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में लंदन गई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? देखिए, जो सही वो बताना है, तो इसका डिटेल सीधे लेते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर सकता है, इसलिए डिटेल जरूरी है। तो
की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग की दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य हैं। मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन में प्रावधान जो था, इसमें मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन लॉर्ड वेवेल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव को भारत की जनता के सामने प्रसारित किया, जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर रही थी। ठीक है, 1946 रहेगा। देखिए, 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया तथा इसे खुद को अलग कर दिया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, जिसके बाद देश भर में दंगे हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बी में क्या दिया है? 23 मार्च 1940। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत में से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया। इसको याद रखिएगा आप लोग। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर होगा एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। तो भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया और होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थान पर बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में? तो इसका आंसर पूना में की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियां और साम्यवादी आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। देखिए, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो आंसर होगा मदन लाल धिंगरा ने की थी। मदन रहेगा यहाँ पे। तो ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3.0 125 में री एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न था, दोबारा रिपीट कर सकता है। इसका डिटेल में देखिए, 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे, और 17 अगस्त 1909 को इन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दिया गया। ठीक है, और उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओडायर की हत्या की थी। कहाँ पे की थी और कहाँ पे फांसी दिया गया था, देखिएगा आप लोग। किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी? तो इसका आंसर दामोदर एवं बालकृष्ण ने की थी। बीपीएससी टीआरई 3.0 में 628 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, चापेकर बंधुओं दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एयरस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी इन्होंने। ठीक है, और उल्लेखनीय है कि रैंड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे, अतः चापेकर बंधुओं का वास्तविक लक्ष्य रैंड ही था। लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या गलती से हो गई थी। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? इसका हम डिटेल बता देते हैं, देख लीजिए। बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। राजा महेंद्र प्रताप ने देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन का प्रयास किया। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार की गठित की, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, जो कि आज़ाद हिंद सरकार के नाम से जानी गई, इसका गठन किया, जिससे जर्मनी और जापान ने अपना समर्थन दिया था। किसने दिया था? जर्मनी और जापान ने। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बटुकेश्वर दत्त ने भेजे थे और फेंके थे इन्होंने। अब बीपीएससी टीआरई 3.0 628 में पूछा हुआ है। देखिए, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने इसके सदस्य जो है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरुद्ध में हानिकारक बम फेंके थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। 2 और प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी टीआरई 2.0 में और स्कूल टीचर में भी पूछा हुआ है। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे।
और इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। ये पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें याद रखिएगा। ये बीपीएससी के एग्जाम में 69th में कि 67th में पूछा हुआ प्रश्न था यहाँ से। किसने 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने की। सचिंद्रनाथ सान्याल हो जाएगा ये आंसर। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है। देखिए, अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्रनाथ सान्याल ने वर्ष 1913 में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 ईस्वी को प्रमथ नाथ मित्रा तथा बारिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। गदर पार्टी के प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? देख लीजिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, सिंगापुर। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई थी? तो आंसर होगा 1908 में हुई थी। देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी और इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। देखिए नेक्स्ट, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो आंसर विनायक दामोदर सावरकर थे। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे और इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 में भारत में इसकी स्थापना की थी। ये सब डिटेल देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने फहराई थी। कहाँ फहराई थी ये भी प्रश्न पूछा है कई बार। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न था। मैडम भीकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती यानी जर्मनी की स्टुटगार्ट नगर में जो भारतीय झंडा फहराया था। और भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। ये भी प्रश्न बनता है कि किस रूप में जानते हैं। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो आंसर होगा मेरठ षड्यंत्र मामला। जलियांवाला बाग हत्याकांड नेक्स्ट टॉपिक आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ठीक है, ये आंसर होगा। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 में 11-12 एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। 3 फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये पहला फैक्ट हो गया। ठीक है, इसका कार्यकाल 1916 से 1921 के मध्य था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसके काल में ही 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन किया गया, ये दूसरा फैक्ट है। और इसके कार्यकाल में ही 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ, तीसरा फैक्ट है, जिसके विरोध के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ था। रोलेट एक्ट खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में कैसा प्रश्न है? देखिए, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? सैफुद्दीन किचलू को सौंपी गई थी। बी आंसर। बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये सब बीपीएससी जो 66 बीपीएससी 67 बीपीएससी सब में पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। जो लोग पढ़े होंगे पीवाईक्यू वो लोग लगा चुके होंगे इसको। ठीक है, एग्जाम जब दिए होंगे तो। देखिए, खिलाफत आंदोलन के दौरान 1924 ईस्वी में देश में भाईचारा एवं राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने के लिए आर्य समाजी नेताजी स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली के जामा मस्जिद के व्यासपीठ या इमाम पीठ, इसी का नाम है, या व्यासपीठ भी कहिए, इसे उपदेश देने के लिए कहा गया। एवं एक मुस्लिम नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उनको अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन एम.के. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी टीआरई 3.0 11-12 में पूछा हुआ है। देखिए, असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 के मध्य हुआ था तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1944 के मध्य हुआ था। एक किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और यह एक जन आंदोलन था। ठीक है, जबकि स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था और इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा अपने पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। 2 फैक्ट इसमें से बनेगा, इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन का निलंबित किया गया था कब? तो इसका आंसर 1922 में। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सेकेंड शिफ्ट में पेपर 3 में पूछा हुआ है। असहयोग आंदोलन के चौरी चौरा कांड के पश्चात इसके बाद 1922 में निम्नलिखित निलंबित किया गया था। कब? तो 1922 में। इसे पूछा जाता है प्रश्न कि कब इसको निलंबित किया गया था और किस कांड में? तो चौरी चौरा कांड के पश्चात ही निलंबित हुआ था 1922 में। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों को सहित 23 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले
असहयोग आंदोलन को निम्नलिखित में कब निलंबित किया गया था? निम्नलिखित कब निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन को कब निलंबित किया गया था? 1922 में निलंबित किया गया था। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों सहित 23 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए कैसे, बीपीएससी स्कूल टीचर पूछा हुआ है। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना। आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन से और गांधी इरविन समझौता से एवं गोलमेज सम्मेलन से कैसा प्रश्न आया? ये देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। लॉर्ड इरविन था। कब पूछा गया था? बीपीएससी टीआरई 3.0 125 में पूछा गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था और इनका कार्यकाल जो था 1926 से 1931 ईस्वी के मध्य तक था। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो सबको मालूम है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। सी आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 3.0 यानी टीआरई बीपीएससी 3.0 में 1 to 5 से पूछा गया है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इसका ध्येय क्या था? अस्पृश्यता को मिटाना और हरिजन व दलितों का उत्थान करना था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था और यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। और खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में की गई थी। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो देखिए कब पूछा गया, पहले ये देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया पेपर सेकेंड में। तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1932 में। कब किया गया था? किस मंथ में? सितंबर, 24 सितंबर 1932 में किया गया था। पूना समझौता सी राजगोपालाचारी और जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था, जिसने पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते के तहत जो है अंबेडकर जी ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया था। ठीक है, और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो अभी बताएं ऊपर डिटेल में कि दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी में दिया है 8 दिसंबर 1927 में। बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आज 8 दिसंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की दशा दिशा पर विचार करने हेतु जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की गई, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत में भारी विरोध हुआ था। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? गांधी इरविन समझौता हुआ था। ए आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर डिटेल। ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन, कौन था? लॉर्ड इरविन था, याद रखिएगा, इसके बीच संपन्न हुआ। कुछ महत्वपूर्ण समझौते निम्नवत हैं। देखिए, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाएगा और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। ये जब समझौता हुआ था उसमें ये बात कही गई थी। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और कांग्रेस ब्रिटिश सामान, जो सामान ब्रिटिश का है, तो ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। ये सब गांधी इरविन समझौते में बात कही गई थी। ठीक है, नहीं देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन, इससे कैसा प्रश्न आया है? कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? ये सब बताना है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी घटी थी? तो क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। बीपीएससी टीआरई 3.0 में 1 to 5 में पूछा गया था। तो भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इस मिशन जो है क्रिप्स मिशन की सफलता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन जून 1944 में हुआ था और वह 1944 से 1947 तक भारत का वायसराय भी रहा। नेक्स्ट देखिए,
बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, 8 अगस्त 1942 को। ये कब पूछा गया? बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया, पेपर 4 में। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो ये बताए थे हम अभी, बीपीएससी टीआरई 3.0 में 1 to 5 में पूछा गया। इसका व्याख्या देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो इसका आंसर 20 फरवरी 1947। बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा हुआ है। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ देगा। आज़ाद दास्ता की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने की थी। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। आज़ाद दास्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस एवं INA के बारे में जानते हैं। देखिए, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ, तो एक कब पूछा गया है? बीपीएससी टीआरई 3.0 में 1 to 5 में पूछा गया था। तो इसका आंसर 1945 में मुकदमा हुआ था। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा 1945 में चलाया गया। मुकदमा मुख्य रूप से गुरुबख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल तथा शाहनवाज खान पर चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज की तरफ से मुकदमे में पैरवी भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू इत्यादि ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया? सिंगापुर, बी आंसर होगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा हुआ प्रश्न है, 6 to 8 में जो पेपर हुआ था। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वराज जो है स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार की स्थापना की, और यहीं से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इसका नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? इसका आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहले बार अधिवेशन की अध्यक्षता की थी हरिपुरा अधिवेशन में, जो कि 52वां अधिवेशन था, 1938 में हुआ था। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, जो कि हुआ था 1939 में। और इसी अधिवेशन के बारे में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें गांधी जी द्वारा जो है समर्थित पटाभी सीतारामैया को इन्होंने हराया था, इसीलिए इसको पूछा जाता है। परंतु क्या हुआ था, गांधी जी से मतभेद हुआ, जिसके चलते इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह थे, बी आंसर हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में देखिए, इसमें है कि ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? तो किंग्स जॉर्ज पंचम ने रखी थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार तृतीय आयोजन के दौरान रखी गई। राजधानी की वास्तुकला की और योजना ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर एवं एडविन लुटियन द्वारा बनाया गया था। इससे पूर्व देश की राजधानी कोलकाता थी। मुठीबंद कमेटी जो है को किसके कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? इसका आंसर भी होगा द्वैत प्रणाली। बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा हुआ है। मुठीबंद कमेटी का गठन वर्ष 1924 में सर अलेक्जेंडर मुठीबंद की अध्यक्षता में किया गया था। इसका गठन भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया गया था, ठीक है, और तथा इसका उपयोग जो है भारत और ब्रिटेन दोनों के सहशासन या द्वैत शासन के मुद्दे की जांच करने के लिए किया गया था। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये आंसर होगा, कर्जन ने कहा था, सी आंसर होगा। पूछा गया, देखिए, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी यह बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किसके संबंधित था? तो इसका आंसर होगा एल्बर्ट वेल, डी आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में पढ़ लीजिए आप लोग।
भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा ई। डिटेल देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है। भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता या गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतया सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया था और इसी एक्ट द्वारा बर्मा यानी म्यांमार में जो बर्मा में को भारत से अलग कर दिया गया था। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा गया नीचे दिए गए कथन का सही उत्तर चुनिए। सही बताना है, 69 बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, तो ये भी ठीक है। और इससे प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी सही है। तो चारों सत्य, इसलिए आंसर डी हो जाएगा इसका। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथन ये सब हैं, देख लीजिए, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो आंसर ई हो जाएगा। बीपीएससी स्कूल टीचर ने पूछा हुआ है। तो अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे और इस घटना को पटना गोली कांड के नाम से जाना जाता है। विविध से देखते हैं प्रश्न कैसा आया है। ठीक है, देखिए, भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। इसने किसने कहा था ये बात? तो आंसर ई होगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते वक्त कहा था यह बात। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? आंसर ये होगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 में पूछा हुआ है। 1913 में दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट ने ईसाई रीति रिवाज से नहीं हुई शादियों को अवैध करार दिया। महात्मा गांधी ने 6 नवंबर 1913 को इस दमनकारी कानून के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। यह मार्च नटाल और ट्रांसवाल के मध्य किया गया। इस मार्च को 2000 से ज़्यादा लोगों ने नटाल तक मार्च किया। अंततः जो हुआ था, सरकार को झुकना पड़ा और समझौते के लिए बाध्य होना पड़ा। देखिए, इसमें एक दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बस उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो लग रहा हो गया तो उसको 2 पार्ट में पढ़िएगा आप लोग। ज़्यादा अगर आप लॉन्ग लगे आप लोग को तो नहीं। देखिए, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया था? तो इसका देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी हो जाएगा। कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं तो कहीं कहीं अगर पढ़ाने में लगता हो आप लोग को कि सही नहीं पढ़ा गया है तो वैसे सही पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं आप लोग को लग रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य जो है किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं या बांटो और राज करो की नीति के कारण। सी आंसर हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया था। शुरू में ही और उसने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया और उसके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर लड़ाया। मार्ले मीटू सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचायत आदि इसके प्रमुख उदाहरण भी हैं, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है, किस वर्ष मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 में पूछा हुआ है। बीपीएससी टीआरई 2.0 सेकेंड पेपर में पेपर फर्स्ट में सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। देखिए डिटेल। 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उनका उद्देश्य जो था ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, इसके इस्लामी मूल्यों को समझौता किए बिना। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले का आदर्श वाक्य सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना था। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो आंसर सी होगा, हसरत मोहानी ने दिया था। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित हैं? तो आंसर होगा हसन इमाम थे।
बीपीएससी टीआई 2.0 में पूछा हुआ है। अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 ईस्वी में की गई थी। इसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम और मजहरुल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौता 1916 में के खिलाफ थे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। कब पूछा गया? बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर फजल अली। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? सर फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? आंसर ई होगा, बीपीएससी टीआरई 2.0 में आया है। इसको देख सकते हैं आप लोग, डिटेल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? आंसर अरुणा आसफ अली थी। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलाना है तो इसका डिटेल सीधे दिखाते हैं आप लोग को। देखिए, भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया गया। तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आत्मीय सभा तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। देखिए, इसको डिटेल जो बताएं हम, इसको आप लोग ट्रिक से याद किया करें। ट्रिक से याद करेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में भूलेगा नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम में ऑप्शन देख के। नेक्स्ट देखिए, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो आंसर कर्नाटक राज्य की थी। 69th बीपीएससी प्री में पूछा हुआ है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है वो बताना है। तो जिसको डेट याद होगा वो बता सकता है। देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपर्युक्त घटनाओं का कालानुक्रम इस प्रकार है। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, फिर उसके बाद आया मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, फिर आया उसके बाद होम रूल आंदोलन 1916 में, फिर उसके बाद आया खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह कहिए 1918 में। ये तो इजी है, सबको आता होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा गया है, तो इंडिया गेट नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ये बताना है। उपरोक्त में से एक से अधिक सत्य है, डी आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 1891 रहेगा यहाँ पे। इनको महू यानी मध्य प्रदेश के महू में हुआ था इनका जन्म। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार नहीं पूछा जाता है और इतना बड़े एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट वो बता देते हैं। अम्बेडकर जी जो है मूक नायक का प्रकाशन किए थे, ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। और इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी, यहाँ पे हितकारिणी रहेगा, सभा का स्थापना इन्होंने किया था। भीमराव अम्बेडकर का देहांत कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था, नई दिल्ली में। ठीक है, इसीलिए कई ऑप्शन था सही, इसीलिए उपरोक्त में से एक सटीक हो जाएगा। अब देखिए, नारों का नाम दिया और संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता कौन थे, इसको मिलान करना आपस में। डिटेल देख लीजिए सीधे, बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा हुआ है। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? इंदिरा कांग्रेस ने दिया था। और लोकतंत्र बचाओ जनता दल ने दिया था। जोतने वाले की भूमि वाम मोर्चा में कहा गया था। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा तो एनटी राम राव ने किया था। तो देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा हुआ प्रश्न है, दोबारा शायद ही रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना के समर्थन की स्थापना की गई थी? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब देखिए, जियोग्राफी का प्रश्न आ गया, भूगोल का। अब भूगोल का चैप्टर अलग आ गया सब्जेक्ट, तो इसको हम अलग वीडियो में कराएंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो बन गया है। पूरा हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों का एक ही वीडियो में मास्टर वीडियो करा दिया गया, तो कंप्लीट होता है। चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप में जिसमें जो लोग स्टडी करते हैं, ताकि से कई लोग इससे जुड़े, कई लोग का फ़ायदा हो इससे। और कौन सा बुक चाहिए बता दीजिएगा। पहले हम इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट लाएँ, जियोग्राफी लाएँ या पॉलिटी लाएँ, ये बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।